हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टार्स की यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को, जो इसका टॉपिक है इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस के ऊपर बात करता है वो चैप्टर 11 में डिस्क्राइब्ड है और जिसका सेक्शन बात करता है 145 से लेकर 164 तक। तो आज हम लोग जानेंगे इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी होता कौन है? तो थर्ड पार्टी को जानने से पहले हम जानेंगे फर्स्ट पार्टी कौन होता है। तो फर्स्ट पार्टी वो व्यक्ति होता है जो एक किसी कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योरेंस लेता है, इंश्योरेंस बीमा कराता है। जैसे कि सपोज मैंने इंश्योरेंस कराया है बजाज फाइनेंस से। तो मेरा गाड़ी का जो इंश्योरेंस हुआ तो हम हुए फर्स्ट पार्टी और जो बजाज फाइनेंस है वो हुआ सेकेंड पार्टी। और सपोज कि अगर मैं कार से अपना जा रहा हूँ, कोई मेरा दोस्त मेरे गाड़ी के नीचे आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो इंजर्ड मेरा दोस्त है वो हुआ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में बेसिकली वो लोग आते हैं, वो पब्लिक हो सकते हैं, गवर्नमेंट के कुछ प्रॉपर्टी हो सकते हैं, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो जाता है, किसी भी इंडिविजुअल्स का, या फिर रोड पे रहने वाला वो सड़क हो गया, हाईवे हो गया, डैम्स हो गए, ब्रिज हो गए, या फिर किसी की दुकान हो गई अपनी। वो चीज़ प्रॉपर्टी में आता है जो कहीं ना कहीं हमारे व्हीकल से लगने से उससे चोट या फिर नुकसान हो सकता है, वो सब प्रॉपर्टी के अंदर आता है और वो सब थर्ड पार्टी में आ सकते हैं, उन्हें भी कंपनसेशन मिलता है। अब बात करते हैं सेक्शन 145 जो बेसिकली बात करता है इसकी डिफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहला डिफिनेशन है ऑथोराइज्ड इंश्योरर। ऑथोराइज्ड इंश्योरर वो होता है जो IRDA एक बॉडी होती है। IRDA जिसको बोला जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत वो वेरीफाइड होता है, उसे ऑथोराइज्ड इंश्योरर कहते हैं। बिकॉज अगर सपोज कि इसके तहत ये इंश्योर्ड नहीं है, ये ऑथोराइज्ड नहीं है, तब तक हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे। और इंडिया में इससे ऑथोराइज कराना, ये बॉडी से ऑथोराइज कराना बहुत कंपलसरी होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को। सेकेंड बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस में बेसिकली बात करता है जो ऑथोराइज्ड इंश्योरेंस होते हैं जिसके द्वारा टर्म्स, कंडीशन और पॉलिसीज मेंशंस किए जाते हैं, उसे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस कहते हैं। फिर बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट की। तो ग्रीवियस हर्ट की डिफिनेशन हमने भारतीय न्याय संहिता में और पुराने वाली इंडियन पिनल कोड 1860 में हमने देखा है, जिसमें आईपीसी का सेक्शन 320 बात करता है ग्रीवियस हर्ट के ऊपर और बीएनएस की 116 जो ग्रीवियस हर्ट का डिफिनेशन देता है। तो ग्रीवियस हर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। ग्रीवियस हर्ट बेसिकली ये होता है कि एक सीरियस इंजरी होती है, मतलब इंजरी तो होता है जो नॉर्मल होता है हर्ट, बस उससे भी जो ज्यादा होता है जिसमें कोई बॉडी का पार्ट डिसफिगरमेंट हो जाता है या फिर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, उससे हम ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में डालते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे हिट एंड रन केस, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट में बेसिकली हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज देखते हैं, हमारे सड़क पे कोई किसी को भी धक्का मार करके वो चला जाता है और उस एक्सीडेंट के बाद वो रुकता नहीं है। रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी छिपानी होती है। अगर वो पकड़ा गया तो उस पर फाइन लग सकता है, उसे पीटा भी जा सकता है, मॉब लिंचिंग, बहुत सारे उसके साथ केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए वो अपना आइडेंटिटी छिपाने के लिए वो भाग जाता है, तो उसे बोलते हैं हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। अब हम जानेंगे पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। तो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस सिंपली बात करता है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के साथ साथ पॉलिसी, टर्म्स, कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस, कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस सब कुछ का बात करता है कि हमारा कंडीशन क्या होने वाला है इंश्योरेंस का, किस चीज़ को कवर करेगा, किस चीज़ को नहीं कवर करेगा, हर वो चीज़ उसका टर्म्स, पॉलिसी, कंडीशन सब कुछ कवर होता है पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले जाना, प्रॉपर्टी मीन्स पब्लिक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। पब्लिक में पेडेस्ट्रियन आते हैं जो सड़क किनारे चल रहे हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, सभी लोग कवर हो जाते हैं। रोड हो जाता है, ब्रिज हो जाता है, डैम होता है, ट्रीज होता है, वो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि मोटर व्हीकल के कांटेक्ट में आ सकता है और उसके आने से उसका क्षति हो सकता है, वो सब प्रॉपर्टी में ही आता है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंट्री। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री क्या होता है? ये एक तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट बोल सकते हैं कि दो नेशंस के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है। सपोज कि हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने एग्रीमेंट किया कि अगर कोई यहाँ का टूरिस्ट आपके देश में जाके एक्सीडेंट करता है तो उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, क्या हमारा इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई होगा या फिर आपका अप्लाई होगा, और उससे कंपनसेशन किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जाएगा। तो ये सब डिसाइड होता है एक एग्रीमेंट के द्वारा, एक ट्रीटी के द्वारा, और ये डिपेंड करता है डिप्लोमेट रिलेशन पे भी। तो यही होता है रेसिप्रोकेटिंग कंट्री, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि
आपके देश में अगर एक्सीडेंट होता है तो आप किस लॉ से उसे डिफाइन करोगे, आप कौन सा कंपनसेशन उसे दोगे। अगर वो हमारे देश में होता है तो एक तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दो नेशंस के बीच में। फिर बात करते हैं थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी का कंसेप्ट जो था पहले बहुत नैरो हुआ करता था, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट आता था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद इसमें ड्राइवर्स को ऐड किया गया और को वर्कर्स को भी ऐड किया गया। ड्राइवर्स का मतलब है कि जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो भी अगर इंजर्ड हुआ है तो उसे भी कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। और को वर्कर्स में कंडक्टर आ जाते हैं और फिर और भी कुछ लोग होते हैं जो उसमें काम करते हैं व्हीकल के अंदर। सपोज कि बस में जो काम कर रहे हैं वो कुछ काम करते हैं, टेक्नीशियन ये सब, तो वो सब इसके अंदर आते हैं को वर्कर में। इन्हें इंक्लूड किया था 2019 के अमेंडमेंट में, इन्हें ऐड किया गया था, जिससे कि थर्ड पार्टी का कंसेप्ट थोड़ा सा बढ़ा। देखेंगे सेक्शन 146 क्या कहता है, नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी। हमें बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है इंश्योर कराने की, बिना इंश्योरेंस के हम रोड पे नहीं चल सकते हैं। तो ये बेसिकली बात करता है सारे मोटर व्हीकल्स की एक्सेप्ट पैसेंजर को, सिर्फ पैसेंजर को छोड़कर, क्योंकि पैसेंजर को कोई ज़रूरत नहीं होता है ये इंश्योरेंस कराने का। क्योंकि पैसेंजर, आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी ऑटो में बैठकर जा रहे हो या फिर आपने रैपिडो किया है, ओला किया है, तो आप खुद उसके कंज्यूमर हो, आप उसके गाड़ी में बैठ कर जा रहे हो, तो आप वहाँ पे थर्ड पार्टी हो। तो आप थर्ड पार्टी को तो खुद इसका बेनिफिट मिल रहा है, अगेंस्ट थर्ड पार्टी है, तो आपको वहाँ पे इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थर्ड पार्टी हो और थर्ड पार्टी को इंश्योर होता ही है। अब बात करते हैं व्हीकल ऑन्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर कोई गाड़ी जो सरकार द्वारा खरीदी गई हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के काम में आती हो, तो उस गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराना कुछ जरूरी नहीं होता है। क्योंकि इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है, जब कोई थर्ड पार्टी को इंजरी होता है तो उसे कंपनसेशन मिल सके। लेकिन आप खुद सोचो ना, जब गवर्नमेंट की गाड़ी से किसी को इंजरी होगा तो गवर्नमेंट खुद उसे कंपनसेट कर देगी, उसे किसी इंश्योरेंस कंपनी की क्या जरूरत। फिर बात करते हैं सेक्शन 147 जो बात करता है रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड लिमिट ऑफ लायबिलिटीज। जो रिक्वायरमेंट का बात करता है कि पॉलिसीज में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो रिक्वायरमेंट पे हम बात करें कि ऑथोराइज्ड इंश्योरर्स होता है। हमेशा एक ऑथोराइज्ड इंश्योरर होता है जो IDBR जो बॉडी था उसके द्वारा होना ही चाहिए। बिना उसके इंश्योर कभी भी इंडिया में वैलिड नहीं माना जाएगा। आप एक वैलिडेटेड इंश्योरर से आप जब तक नहीं कराओगे तब तक आपको ऑथोराइज्ड इंश्योरर नहीं माना जाएगा। फिर बात करते हैं कि इंश्योर्स द पर्सन्स, क्लासेस ऑफ पर्सन्स स्पेसिफाइड इन द पब्लिक लायबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेजेस, डेथ एंड इंजरीज। बात करता है कि जितनी भी तरह का पब्लिक लायबिलिटी हो रहा है, जैसे कि डैमेजेस हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, डेथ हो रहा है, ये सब को स्पेसिफिकली डिफाइंड किया जाता है इसमें। और इसका रिक्वायरमेंट होता है कि इसे कैसे भी करके इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसे कंपनसेशन दिया जाए, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है इसका। अब बात करते हैं सेक्शन 148 क्या कहता है। तो 148 कहता है वैलिडेटिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस इशूड इन रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज। तो कहता है कि रेसिप्रोकेटिंग कंट्री ने जो भी पॉलिसीज को फ्रेम किया है अब उसे वैलिडेट किया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और हर देश को उसे फॉलो करना चाहिए और उसे अपने में लागू करना चाहिए। जैसे कि इंडिया और नेपाल का हमने एग्जाम्पल दिया था। इंडियन गवर्नमेंट अगर नेपाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट और ट्रीटी बनाता है कि मेरा जो लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट वो वहाँ के भी लोगों पे लागू होगा, वहाँ के लोगों को नहीं, जो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे टूरिस्ट और उससे एक्सीडेंट होता है तो उन लोगों पे लागू होना चाहिए और उनको कंपनसेशन इसके अंडर देना चाहिए और उसको जो भी मिलेगा प्रोविजन वहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड होगा। वही ये इसी का बात कर रहा है। फिर बात करते हैं 149 का। तो 149 कहता है कि सेटलमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रोसीजर। तो सेटलमेंट करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। सेटलमेंट करने का प्रोसीजर यही होता है कि आफ्टर द इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी एक्सीडेंट के बारे में, तो वो एक ऑफिसर अपॉइंट करता है, अपॉइंटिंग ऑफिसर। ऑफिसर अपॉइंट करने के बाद उस ऑफिसर का काम होता है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद सब कुछ देख करके अच्छे से एनालाइज करके एक लमसम अमाउंट को सेट किया जाता है, लमसम अमाउंट। अगर थर्ड पार्टी जो एग्री करता है उस पर, तो एग्री करने के बाद उस पेमेंट को 30 दिन के अंदर किया जाना चाहिए, अगर वो 30 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं कि रिजेक्ट, अगर वो एग्री नहीं करता है, डिसएग्री किया और रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट किया उस केस में हम क्लेम ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल में जाता है उसका केस और उसका केस यहाँ देखा जाता है क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्योंकि वो एजेंसीज के द्वारा नहीं सेटलमेंट किया गया।
तो इसलिए अब उसे ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब देखेंगे सेक्शन 150 क्या कहता है। तो 150 में बेसिकली बात करता है ड्यूटी टू इंश्योरर टू सेटिस्फाई जजमेंट एंड अवार्ड्स अगेंस्ट पर्सन इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये बेसिकली बात करता है कि रिस्पेक्टिवली हमें उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी ट्रिब्यूनल का जजमेंट आया है तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, उसे जो भी कंपनसेशन हमें देना है उसे पे करना चाहिए। वो एक इंश्योरर का लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू पे अवार्ड। अच्छा, अवार्ड अब जानेंगे कि अवार्ड क्या होता है, जजमेंट क्या होता है। तो जब भी हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ या फिर किसी भी केस में, कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें हम लोग जजमेंट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब बात करेंगे मोटर व्हीकल में तो उसमें अवार्ड हम लोग बात करेंगे। जजमेंट को ही अवार्ड कहते हैं। उसमें किया गया ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होता है उसे हम लोग अवार्ड पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन 151 की, राइट ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट इंश्योर्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ इंश्योर्ड। क्या होगा जब कोई थर्ड पार्टी क्लेम करता है, ठीक है, लेकिन जिसका लायबिलिटी अराइज हो रहा था, जो फर्स्ट पार्टी था, वो अपने आप को इंसॉल्वेंट दिखा दिया, कहता है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो ये मैटर जाता है ट्रिब्यूनल में। तो ट्रिब्यूनल में देखा जाता है कि वो लाइबल है और उसे लायबिलिटी उसका बनता है, लेकिन वो अपने आप को इंसॉल्वेंट दिखा रहा है, तो उस केस में उसका जो मोटर व्हीकल है उसे ऑक्शन किया जाता है, उसे नीलाम किया जाता है। तो जब ऐसा होता है तो उसका ना ऑनरशिप ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑनरशिप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जो उसका इंश्योरेंस था उसे भी ट्रांसफर किया जाएगा, और वो उसे कभी भी इंश्योरेंस कंपनी डिनाई नहीं कर सकता है कि पहले किसी और ओनर का था अब किसी और का, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है, उसे भी कंसीडर किया जाएगा जब तक उसका इंश्योरेंस के वैलिडिटी रहेगा, जब तक वो चलता रहेगा। तो सेक्शन 51 यही बात करता है, थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को सेव करने की बात करता है। भले ही फर्स्ट पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी को हमेशा सिक्योर किया जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 152 की, जो बात करता है ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन एज टू इंश्योरेंस इज द लायबिलिटी। ये बात करता है 52 सिंपली की इंश्योरेंस कंपनी की ये लायबिलिटी होती है कि हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे, चाहे वो टर्म्स हो, कंडीशन हो, पॉलिसीज हो, और क्या रिलेटेड होगा जब वो कोई डेट कर जाता है तो डेट से रिलेटेड, ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड, और लायबिलिटी अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी, जितने भी तरह के उसमें पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लायबिलिटी है, जो बात करता है इसका इंसॉल्वेंसी का, डेथ का, ये सब उसका लायबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी का, कि उससे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाए, उससे बताया जाए, अच्छे तरीके से जानकारी दी जाए। बस अब देखेंगे सेक्शन 153 क्या करता है, सेटलमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पार्टी। ये बेसिकली बात करता है कि जो इंश्योर्ड पार्टी है और जो इंश्योरर है, मतलब जो पॉलिसी करवाने वाला है और जो कंपनी करने वाला है, उन दोनों के बीच में कभी भी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? दो कंडीशन दिए हुए हैं। पहला, विदाउट नॉलेज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं चला और जाकर वो दोनों ने अपना सेटलमेंट कर लिया, इसकी वजह से थर्ड पार्टी के कहीं ना कहीं राइट को अफेक्ट करेगा, उसका राइट को, थर्ड पार्टी का राइट अफेक्ट होगा। तो इसीलिए बोलता है कि दो कंडीशन है। पहला, व्हेन थर्ड पार्टी इज एग्री देन इट इज वैलिड, जब थर्ड पार्टी एग्रीड होता है तब ये वैलिड होगा। और दूसरा कि किसी भी टर्म एंड कंडीशन में कहीं भी उसका जो राइट है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बस अब बात करते हैं 57 की। 157 जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। ये बेसिकली बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने अपना बाइक को अपने दोस्त से बेच दिया, तो बाइक को मैंने बेचा तो ऑनरशिप उसको ट्रांसफर हुआ। ऑनरशिप ट्रांसफर होते ही ऑटोमेटिकली जो मेरा इंश्योरेंस था वो भी उसको ट्रांसफर हो गया। अगर मैंने बेचा नहीं, समझो सपोज अपने भाई को मैंने दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो वो भी एक तरह से ऑनरशिप ट्रांसफर ही होता है, उसके लिए भी उसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर तो हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन यह बोलता है कि 14 दिनों के अंदर जा करके ना इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ से लिए हो तुम, वहाँ पर जाके अपना रजिस्टर कराओ कि अभी इंश्योरेंस मेरे नाम से है। जो भी उसमें चेंजेस कराने हैं, जैसे अपना नाम लिखवाना है, जो भी चेंजेस है सब वहाँ पर होगा। अब बात करते हैं 159 की। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ सेक्शंस को स्किप किया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था उतना। अब बात करते हैं सेक्शन 159 की। सेक्शन 159 कहता है इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग एक्सीडेंट। इन्फॉर्मेशन किसे दिया जाता है? तो सबसे पहला यह काम होता है पुलिस का कि वहाँ पर जाए, एनालाइज करे और अच्छे से एक रिपोर्ट तैयार करे, और उस रिपोर्ट को 3 महीने के अंदर
क्लेम ट्रिब्यूनल में जाकर के जमा करना होता है। यह काम होता है पुलिस ऑफिसर का। अब देखेंगे 160 जो बात करता है ड्यूटी टू फर्निश्ड पार्टिकुलर्स ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। ये कह रहा है कि जो भी पार्टिकुलर जो व्हीकल थे जो पार्टिसिपेट किए मतलब एक्सीडेंट में जिनका इन्वॉल्वमेंट था, उन दोनों पार्टी का अच्छे से सुपरविजन होना चाहिए। वो भी जो हेड ऑफिसर होता है एसएचओ के द्वारा, जो सुपरविजन करता है उसके डॉक्यूमेंट्स के, जो व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसका ऑनर बुक हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब कुछ को अच्छे से सुपरविजन करने का काम होता है हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो बोलते हैं हेड ऑफिसर होता है एसएचओ, उसका काम होता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 161 की, जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन इन द केस ऑफ हिट एंड रन केस। यह बात करता है हिट एंड रन केस का कुछ स्पेशल प्रोविजन कि डेथ जब होता है, अगर हिट एंड रन में डेथ हो गया तो उसे 2 लाख मिलते हैं, और जब अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ तो उसे 50,000 दिया जाता है कंपनसेशन। अब बात करते हैं कि अगर फॉल्स एलिगेशन लग जाए तो क्या होता है। अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो उस केस में उसे 2 ईयर का जेल हो जाएगा और 25,000 की पेनल्टी लगेगी। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 162 जो कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बात करता है स्कीम फॉर गोल्डन आवर। तो ये गोल्डन आवर क्या होता है? तो ये होता है इट इज़ अ वेरी क्रूशियल आवर व्हेन एक्सीडेंट टेक प्लेस। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके तुरंत बाद वाला जो समय होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक होता है, जिसमें कि जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा तड़पते रहता है, बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी होता है, उसे बोलते हैं गोल्डन आवर। जो 1 घंटे के पहले का जो समय होता है, एक्सीडेंट हो गया उसके बाद जो 1 घंटा हो रहा है उस समय को बोलते हैं गोल्डन आवर। वो समय ऐसा होता है कि अगर उस समय किसी को सही ट्रीटमेंट दे दिया जाए अगर टाइम पे, तो उसका पूरा लाइफ बच सकता है, तो इसीलिए उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। और इसमें बात करते हैं कि पहले के लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था गोल्डन आवर जैसा। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमेशा इस चीज़ से बचना चाहती है। वो इंश्योरेंस तो देती है लेकिन उसका ना एक अपना पॉलिसी था कि वो गोल्डन आवर को नहीं इंक्लूड करेगा उसमें, क्योंकि अगर वो गोल्डन आवर को इंक्लूड करता तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस जो होता है सबसे ज़्यादा वही 1 घंटे या 2 घंटे का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीरियस इंजरी होता है उसको देखा जाता है। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो पहले 1-2 घंटे में लगते हैं पैसे, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। इससे बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमेशा अपने आप को पीछे कर लेती थी, लेकिन 162 सेक्शन आते ही यह बोला गया कि गोल्डन आवर को बहुत मैंडेटरी किया जाए और हर हॉस्पिटल को इसे फॉलो करना चाहिए। एवरी हॉस्पिटल कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस कंपनी, सारे हॉस्पिटल को इसमें कवर किया जाना चाहिए। और एक गवर्नमेंट का स्कीम आया था जिसमें बोला गया था कैशलेस ट्रीटमेंट हु इंजर्ड बाय रोड एक्सीडेंट। जो भी रोड एक्सीडेंट के द्वारा इंजर्ड हुआ है उसे कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कहीं भी एक्सीडेंट हुआ तो जो लोग उसे बचाने जाते थे वो खुद लफड़े में फंस जाते थे, क्योंकि वो बचाने गए और जब वो हॉस्पिटल लेके जाते थे तो बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है और एक एफआईआर भी रजिस्टर कराना होता था पहले। तो एफआईआर रजिस्टर कराना, फिर उसके कभी कभी उसका एक्सपेंसेस भी उसे उठाना पड़ता था। तो इसके चक्कर में कुछ समय बाद लोगों ने ये काम करना ही बंद कर दिया। तो लोग जब बचाना बंद करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया जो बात करता है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1995, जो बेसिकली बात करता है कि पेपर वर्क को बाद में करना भी जरूरी है, पहले सबसे मैंडेटरी और प्राइमरी फोकस करते हैं उसको इंस्टेंट ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। किसी भी हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पेशेंट के लाइफ को बचाना। तो पेपर वर्क तो बाद में होते रहेंगे और सबसे पहले पेशेंट के लाइफ को सिक्योर करना पड़ेगा, इसीलिए ये केस आया था। कैसे वो मूवी आपने देखा होगा ना, मुन्ना भाई MBBS, जैसे संजय दत्त ने बोला था कि किसी की जान जा रही हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या, तो उसी तरह है, किसी की जान जा रही है तो उसे जल्दी से इंस्टेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए, ना कि उसे फॉर्म भरना चाहिए। और ये पहले के लॉ में ऐसा किया जाता था कि जो बचाता था उसे हरास्ट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अब जो बचाता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, उसे हरास बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको भी ऐसा भलाई करने का मौका मिले तो पीछे ना हटे कि आपकी थोड़ी सी देर के लिए, आपको थोड़ा सा देर होगा लेकिन किसी की पूरी ज़िंदगी बच जाएगी। आपका थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन किसी की पूरी लाइफ बच जाएगी आपकी वजह से। तो जब भी ऐसा मौका मिले आप प्लीज़ हेल्प कीजिए किसी का। तो बस ओवरऑल यही बात करता है स्कीम फॉर गोल्डन आवर।
गोल्डन आवर तो समझ गए होंगे, इसका केस है जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1995। अब देखते हैं सेक्शन 144 जो बात करता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ये बात करता है कंपनसेशन देने की कब, जब ग्रीवियस हर्ट हो या फिर डेथ के कारण किसी की मौत हो गई हो। तो ये पेमेंट कौन करता है कंपनसेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो 5 लाख दिया जाता है डेथ के केस में और 2.5 लाख दिया जाता है ग्रीवियस हर्ट के केस में। फिर बात करते हैं 164A की। ये इसलिए क्योंकि ये 2019 में इसे अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था, जिसमें बात करता है कि स्कीम फॉर इंटरिम रिलीफ फॉर क्लेमेंट। इसमें बात किया जाता है कि स्कीम लाया जाएगा जिससे कि इंटरिम रिलीफ मिले जो क्लेमेंट है उसको। तो ये इंटरिम रिलीफ किसके द्वारा दिया जाएगा स्कीम, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक स्कीम्स फॉर द इंटरिम रिलीफ। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लाएगी जो कि इंटरिम रिलीफ देने का काम करेगा। और फिर इसके बाद बात करते हैं बी का। तो बी में बोलता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। एक्सीडेंट फंड का बात करता है, ये एक फंड ट्रेजरी बनाता है जिसमें कि पैसे जमा होते हैं। और वो पैसे किस लिए जमा होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए ऑफ द रोड एक्सीडेंट पर्सन्स। जिसका भी रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ है उसका ट्रीटमेंट का बात करता है। फिर बात करता है कंपनसेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन। लाइक कि जो भी रिप्रेजेंटेशन है जो मर गया, जो रोड एक्सीडेंट में जो मारा गया, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे कि उसकी वाइफ होगी, उसका बच्चा होगा, या फिर उसका भाई या फिर पिता, कोई भी हो सकता है, उन सभी को ये कंपनसेशन देने का बात करता है एक्सीडेंट फंड। एक्सीडेंट फंड एक तरह से ट्रेजरी बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, जिसमें पैसे जमा होते हैं सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए। अब हम बात करने वाले हैं क्लेम ट्रिब्यूनल, जो कि है हमारे चैप्टर 12 में। ठीक है, चैप्टर 12 में बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 165 की, जो क्लेम ट्रिब्यूनल है। जो हमेशा क्लेम ट्रिब्यूनल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। उसके सारे रूल्स एंड पॉलिसीज रेगुलेशन जितने भी होते हैं सब स्टेट गवर्नमेंट ही फ्रेम करती है। रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है, और क्या उसका ज्यूरिडिक्शन एरिया होगा, कहाँ तक होगा, एक ज्यूरिडिक्शन में कितने ट्रिब्यूनल्स होंगे, ये सब डिफाइन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट ही रेगुलेट करता है इन सभी को। और हाँ, 2 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए उसके, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक जो है चेयरमैन होना चाहिए उसका। ये सब रेगुलेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जो उसका मेंबर होता है वो जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट का हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, या फिर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंट्स एज अ जज, मतलब वो जज बनने के लिए मतलब योग्य हो, वो उसके लिए योग्य हो, वो डिजर्विंग होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 166 की, जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। एप्लीकेशन क्या प्रोसेस है कंपनसेशन के लिए, ठीक है, जिसमें बात किया जाता है कि सस्टेन द इंजरी, जिसको इंजरी हुआ है वो कर सकता है अप्लाई, या फिर जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, जिसका प्रॉपर्टी रियून्ड हुआ है, मतलब खराब हुआ है प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है, वो कर सकता है। फिर वो कर सकता है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किसका, जो कोई आदमी मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, उसकी माँ, उसका पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, जो भी हैं, तो उन सब डिसीज पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही मिलेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सबसेक्शन 3 इसका बोलता है कि अप्लाई फॉर कंपनसेशन विद इन 6 मंथ। जब एक्सीडेंट हो गया है उसके 6 महीना के अंदर ही उसको अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद करेगा तो उसको कभी भी कोर्ट इंटरटेन नहीं करने वाली है। तो हमेशा याद रखिए टाइम पीरियड 6 महीना होता है। सेक्शन 167 बात करता है ऑप्शन रिगार्डिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। ये बेसिकली बात करता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंपनसेशन के लिए ऑप्शन भी मिलता है कि हम या तो इसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923 का, और एक है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, जो बात करता है वर्कमैन कंपनसेशन और मोटर व्हीकल में एक रिलेशन ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक मजदूर है जो काम कर रहा है ओवरब्रिज के नीचे, ओके, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और एक क्रेन है जो सामान इधर से उठाकर इधर रख रही है, और उसी क्रम में वो सामान उसके सर पर गिर जाता है, वो मजदूर वहीं मर जाता है। तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो दोनों में क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मरा तो मोटर व्हीकल के कारण ना, मतलब मोटर व्हीकल से ही मरा, उसकी जान गई है,
लेकिन वो उस समय पे वर्कर भी तो था, तो उसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में भी उसे मिल जाएगा कंपनसेशन, तो वो दोनों के लिए ही एलिजिबल है। अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये देखेंगे कि किसमें ज़्यादा मिल रहा है, अगर जिसमें ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा वो उधर अप्रोच करेंगे। तो बस इसमें यही बात करता है कि उसके पास ऑप्शन होता है, वो किसी भी में कर सकता है कंपनसेशन क्लेम, कुछ ही में होता है, सिर्फ सर्टेन केसेस में होता है। अब बात करेंगे सेक्शन 168 का, जो बात करता है अवार्ड ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कैसे अवार्ड देते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कि कोई भी अगर मोटर व्हीकल से रिगार्डिंग एप्लीकेशन जाता है, कंप्लेन जाता है, तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का काम होता है टू बी हेयर्ड बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड को सुनना होता है उससे, वो दोनों साइड को सुनते हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन का भी सुनते हैं, सेकंड पर्सन का भी सुनते हैं, थर्ड पर्सन, सबका सुनते हैं, कौन सही है कौन गलत है, सब सुनने के बाद वो ना ट्रिब्यूनल एक इंक्वायरी बैठाती है, फिर उसके बाद इंक्वायरी को प्रोसेस में कर दिया जाता है, इंक्वायरी काम करने लगती है। फिर उसके बाद आता है डिटरमाइन अमाउंट्स, फिर उसके बाद जब इंक्वायरी हो जाती है तो उसके बाद देखा जाता है कि अमाउंट सेट किया जाता है कि अच्छा इतना अमाउंट देना चाहिए, ठीक है। और फिर जब ट्रिब्यूनल को ये लगता है, ट्रिब्यूनल इम्पोजेस लाइबिलिटी, जब ट्रिब्यूनल को ये विश्वास हो जाता है कि नहीं इसको तो देना बनता है, अगर लाइबिलिटी उत्पन्न होती है ड्राइवर और वर्कर्स किसी के ऊपर जो फर्स्ट पार्टी है, तो अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि फर्स्ट पार्टी यहाँ पे लाइबल है और उसे कंपनसेशन देना चाहिए, तो वो उसे ना जो भी कंसर्निंग लोग होंगे उसमें, उसे 15 दिनों के अंदर उसे एक रिपोर्ट भेजा जाएगा जिसमें सब कुछ मेंशन होगा कि आपको इतना इतना के लिए आप लाइबल हैं, आप कंपनसेशन को करना होगा। फिर बात करते हैं लास्ट में कि अवार्ड पेड विथिन 30 डेज, उसके बाद वो जो भी था वो एप्लीकेशन जाने के बाद ट्रिब्यूनल के जो गया एप्लीकेशन, उसके बाद 30 दिनों के अंदर उसे पेमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत ही कंपलसरी है, 30 दिनों के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो बस इसमें यही इतना बात करता है कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सेक्शन 169 जो बात करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर और पावर क्या क्या हो सकते हैं क्लेम ट्रिब्यूनल्स के, तो ये बेसिकली बात करता है कि इसका पावर जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट के, इसका पावर हमेशा इक्विवेलेंट होता है सिविल कोर्ट के, ठीक है। इसमें भी ओथ लिया जा सकता है, लाइक शपथ दिलाया जा सकता है, और इसमें भी होता है कि विटनेस का अटेंडेंस लिया जा सकता है, इंक्वायरी बैठाया जाता है, बिल्कुल ट्रिब्यूनल एक सिविल कोर्ट की तरफ फंक्शन करती है और पावर भी इक्वली होता है। फिर बात करें सेक्शन 171 की, तो ये बात करता है अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। ये बात करता है कि अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का बात कर रहा है कि जब अगर ऐसा लगता है, जब कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो, लाइक ट्रिब्यूनल जो है क्लेम ट्रिब्यूनल, उसको ये लगे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ड्यू टू डिले उन्होंने कंपनसेशन को देने में बहुत डिले किया है और बहुत ही ज़्यादा उससे हरास्ट भी किया गया, मेंटली बहुत बुला कर बहुत परेशान किया गया। तो उस केस में ऐसा कोर्ट को लगता है कि इसे इंटरेस्ट देना चाहिए, तो उस केस में वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मस्ट पे, वो सिंपल इंटरेस्ट ग्रांट करता है और उसे देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बात करें 172 में, तो 172 बात करता है अवार्ड ऑफ कंपनसेटरी कोस्ट इन सर्टेन केसेस। कंपनसेटरी कोस्ट क्या होता है, कंपनसेटरी कोस्ट स्पेशली बात करता है स्पेशल कोस्ट की, कुछ एडवांस मिलना चाहिए, जैसे कि वो उतने दिनों से लगा हुआ है, साल भर से आ रहा है, पूरे साल उसने चक्कर मारा और ट्रिब्यूनल में उसे रोज बुलाया जा रहा है, कल आना परसों आना, ऐसे उसे मतलब उसे बहुत बहकाया जा रहा है, इधर आना उधर आना बाद में आना, तो इसके लिए वो मेंटली हरास्ड हुआ है। तो मेंटली हरास्ड होने के कारण वो स्पेशल कोस्ट के लिए डिमांड करता है, लेकिन इसका एक रिस्ट्रिक्शन है कि स्पेशल कोस्ट जो है वो 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 के नीचे ही होना चाहिए। अब बात करेंगे 173 की, तो 173 बात करता है स्पेशली अपील्स की। अपील्स कब किया जाता है, जब भी कोई क्लेम ट्रिब्यूनल के जजमेंट से या अवार्ड से खुश नहीं होता है तो वो हायर कोर्ट के लिए अप्रोच करता है। तो हायर कोर्ट में अप्रोच होने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसे फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले होता है कि 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, जो क्लेम ट्रिब्यूनल का जजमेंट आया उसके विदिन 19 डेज के अंदर आपको ही करना है। ये नहीं कि आप पूरे 90 दिन के बाद आ रहे हो, कभी भी वो क्लेम कर सकते हो अपील के लिए, ऐसा नहीं होगा। फिर देखा जाता है कि वो 25,000 या फिर 50%, वो जितना भी अमाउंट है जिसके लिए वो कंपनसेशन कर रहा है, उसका 25,000 ने उसका 50% और या 25,000 पहले हाई कोर्ट में जाकर जमा करेगा। जमा इसलिए कराया जाता है ताकि कोर्ट को ये बिलीव हो, मतलब कि कोई इंटरटेन
करेगा तभी जब वो उसके पास कुछ पेमेंट रखेगा। कोर्ट को ये लगना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को लेकर ये कुछ ज़्यादा सीरियस है। अगर बाय द वे कोई ऐसे ही चला गया कोर्ट में जाकर अप्रोच कर रहा है तो उस केस में कोर्ट उसे एंटरटेन बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि वो इन सब केसेस के लिए बैठा हुआ नहीं है। तो और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोर्ट को अपील करे तो सिर्फ वैसे मैटर में करे जब आपको ये लगे कि मेरा मैटर जो है वो 1 लाख से ऊपर तक का जा सकता है, 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए। ये नहीं कि 20,000 मिल गया यार इसमें 10,000 और मिलना चाहिए था और जाकर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाकर अप्रोच कर रहे हो, जिसकी वजह से उन लोगों का सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इन मैटर में वो कभी इंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए, 25,000 जमा होना चाहिए। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे कि 25,000 बोलता है कि लाइक अगर आपका 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख का क्लेम है, तो उसका बोल रहा है 50% जमा करने के लिए या फिर 25,000 जमा करने के लिए। तो कौन ही 50% उसका देने जाएगा? 50% देने जाओगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 25,000 को ही रखना मैंडेटरी है और 25,000 जमा होता है मिनिमम अमाउंट, ताकि कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ आप उसके साथ मजाक नहीं कर रहे हो, सीरियस हो उस चीज़ को लेकर। फिर बात करता है कि 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए, कभी भी 1 लाख से नीचे नहीं आना चाहिए। अब फिर बात करता है 174, जो बात करता है रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम इंश्योरर एज एरर ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब यह है कि जिस तरह जो गवर्नमेंट होती है लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिए हम लोगों के ऊपर जो अपना ट्रिक आजमाती है, जैसे कि कलेक्टर को बोल करके हमारा लैंड रेवेन्यू के लिए वसूली के लिए हमारा प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है जब हम लैंड रेवेन्यू में नहीं देते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये भी वैसे ही काम कर रहा है, बोल रहा है कि रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द इंश्योरर एज एरर ऑफ लैंड रेवेन्यू, एज एरर फॉर लैंड रेवेन्यू, मतलब बोल रहा है बिल्कुल उसी की तरह ही गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है कि कलेक्टर को बोलकर जिस तरह वो लैंड रेवेन्यू का वसूली कराती है प्रॉपर्टी जब्त करके, उसी तरह इसमें भी कराता है। जो भी कंपनी होगा इंश्योरेंस कंपनी जो डिले करता है देने में या फिर अवार्ड को नहीं मानता है, कोर्ट के जजमेंट को नहीं फॉलो करता है, तो उससे इस केस में गवर्नमेंट कलेक्टर को ये बोल करके उसका लैंड रेवेन्यू टाइप कुछ भी होता है जो वसूली कराता है, उसका कुछ भी ऐसा लाइक प्रॉपर्टी को सीज कराने की बात करता है। ये बस यही बात करता है बेसिकली, ये इतना बात करता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी डिले कर रहा है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी जब्त करवा देती है सरकार। फिर बात करते हैं 175 सिर्फ इतना बात करता है बार ऑन जुरिडिक्शनल ऑफ सिविल कोड, मतलब कि अभी तो मैंने बताया था कि दोनों के पास इक्विवेलेंट पावर होता है, सिविल कोर्ट की ही जितना बार के पास भी पावर है, मतलब ये इसका पावर है ट्रिब्यूनल का, तो दोनों को इक्विवेलेंट देखा जाएगा। ये नहीं कि सिविल कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करने लगा, उसके काम में वो अड़चन डाल रहा है, ऐसा बिल्कुल ये इंटरटेन नहीं करेगा। तो इसलिए कभी ये उसके काम में इंटरफेयर ना करे, इसलिए दोनों को इक्विवेलेंट पावर रखा गया है और इसको हमेशा ट्रिब्यूनल को भी एक इम्पोर्टेंस अपना रोल प्ले करता है। फिर बात करते हैं 176, जो बात करता है पावर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। अब हमने शुरू में बात किया था कि जो भी क्लेम ट्रिब्यूनल का जो फॉर्म किया जाता है, फ्रेम किया जाता है पॉलिसी, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, किस लिए? रूल मेकिंग के लिए। रूल सब कुछ वही बनाता है, रूल रिलेटेड टू लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में, ऐसे ऐसे प्रोसीजर होगा उसका। फिर बात करता है कंपनसेशन फी, कंपनसेशन का क्या प्रोसीजर होगा। फिर बात करेगा क्लेम ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट, एरिया किधर होगा, क्लेम ट्रिब्यूनल किस जगह पे होगा, कहाँ पर होगा उसका, कहाँ पर किसी और का क्या काम होगा, एक एरिया में कितने ट्रिब्यूनल होंगे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, जो सेक्शन 176 बात करता है। ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा फ्रेम किया जाता है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल डिस्कशन, जो बात किया हमने चैप्टर 11 एंड 12 को। मोटर व्हीकल एक्ट का 11 और 12 हमने कर लिया है, एग्जाम में हमारा यही आने वाला है, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमारे लिए अप्रिसिएशन मिलता है और इससे हम लोग को इंकरेजमेंट होता है। तो बस आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, और बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।